होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, आमर, अकबर, एंथोनी। ये बातें कही है नीलेश भाई ने, अभी आपने सुना कि किस तरह से मल्टी कैप फंड तीनों की तीनों चीज़ें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों की कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा क्रिएट करने की क्षमता भी है। नमस्कार, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसे शख्सियत को पेश करने वाला हूं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की का एक बड़ा नाम है, जो म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ तो हैं ही, मगर साथ ही साथ एमफी के भी चेयरमैन हैं। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। मैं बात कर रहा हूं नीलेश शाह साहब का। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अलावा उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और है, और वो कंट्रीब्यूशन है प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक कमिटी है, काउंसिल है, उसके भी वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होना अपनी बात में, अपने आप में बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो ऐसे शख्सियत को आपके सामने आज ला रहा हूँ और उनसे बात करता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर, और इन पर्टिकुलर उनकी एक एनएफओ आई है, मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड। तो किस तरह की ये फंड है, क्या है, आइए सुनते हैं नीलेश भाई से। नमस्कार नीलेश भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर, आज की टोटल प्रोग्राम जो हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि एक तो हमारे हिंदी दर्शक जो है हिंदी में आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो हम लोग आज की पूरी बातें हिंदी में ही रखेंगे। राइट सर? श्योर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको और आपकी पूरी कोटक म्यूचुअल फंड टीम को ढेर सारी बधाई दूंगा, जो आपकी पूरी टीम जिस तरह से म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोगों के लिए बड़ा वेल्थ क्रिएट कर रही है। तो ढेर सारी बधाइयां सर। शुक्रिया। इसमें बधाई के जिम्मेवार आप भी है, हकदार आप भी है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप निवेशक तक लेके जाते हैं। एंड आपका काम है ना उस कहावत को गलत करना है। हमारे में एक कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, बट पानी पिला नहीं सकते, वो तो घोड़े को स्वयं पीना पड़ता है। बट आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो निवेशक को म्यूचुअल फंड के पास लेके जरूर आते हैं, बट उससे भी ज्यादा उनमें निवेश करवा के उनको वहां पे रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी इस कामयाबी के हिस्सेदार हैं। सर थैंक यू। आपकी लीडरशिप क्वालिटी तो यही अच्छी है कि आप अपनी किए हुए चीजों की भी क्रेडिट किसी दूसरे को देते हैं। तो दैट्स द वंडरफुल थिंग सर। आपसे ये लर्न करने की जरूरत है हम सबों को, कि अपनी खासियत, अपनी खूबसूरती को भी किसी और को उसकी क्रेडिट दे दो। सर जस्ट मैं एक चूंकि आपकी एक एनएफओ अभी आई है मल्टी कैप फंड, और एक पुराने जमाने में भी कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप हुआ करता था, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज भी बदले हुए नाम से फ्लेक्सी कैप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है वो, और अपने कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। इसके बावजूद एक नए मल्टी कैप की जरूरत क्यों पड़ी एनएफओ के रूप में? हमारा जो कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप फंड अब है वह पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इक्विटी फंड है। 38,000 करोड़ से ज्यादा के एयूएम है। उसमें रेगुलेशन के तहत मैं 100% लार्ज कैप या 100% स्मॉल कैप भी रख सकता हूं, बट 38,000 करोड़ को आप अगर स्मॉल कैप में लगाने जाए तो इम्पैक्ट कॉस्ट में ही सारा रिटर्न चला जाएगा। तो हमारा कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप अब लार्ज कैप बायस्ड फंड बना है। तकरीबन 70-75% हम लार्ज कैप में लगाते हैं और 20-25% स्मॉल और मिड कैप में। अब हमारे पास जगह है मल्टी कैप के लिए, जिस फंड में 25% हर समय मिनिमम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रहेगा। स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप अब साइज के तहत लार्ज कैप बायस्ड फंड है, और मल्टी कैप फंड आपको स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों में मिनिमम 25% एक्सपोजर हर समय देगा। वेरी ट्रू सर। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता यह है कि आज के डेट में जब मार्केट की वैल्यूएशन एक जनरल परसेप्शन है कि हायर साइड में है, तो फिर एक नए एनएफओ की लाने की जरूरत क्या पड़ी?
एक मिश्रा जी, हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल के लिए सोच रहे हैं, और उस समय काल में ये एक छोटा सा बिंदु है। यहाँ पे जो मार्केट की गिरावट होगी वो उस समय काल में हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे भी नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज है, आज बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो करेक्शन की राह देख रहे हैं, जिन्हें मार्केट को टाइम करके एंटर होना है। उनके लिए ये एनएफओ एकदम सही चीज है। यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट की मोमेंटम और मार्केट की वैल्यूएशन दोनों को देख के निवेश करेगा। अगर आज के लेवल से मार्केट सस्ता है, इंडेक्स नीचे है, तो हम तेजी से निवेश कर देंगे। अगर आज के लेवल से वैल्यूएशन महंगा है, मार्केट इंडेक्स वाइज ऊपर है, तो हम धीरे धीरे निवेश करेंगे। आप मार्केट को टाइम करें, उसकी जगह पे इस फंड में निवेश करके फंड मैनेजर के ऊपर वो दायित्व डाल दे, इसके लिए ये फंड लोगों के लिए सही है। बहुत सही कहा नीलेश भाई आपने कि ये फंड मैनेजर जिम्मेदारी भी है और उनकी समझ भी बेहतर है कि किस वक्त मार्केट में किस प्रोपोर्शन में इंटर किया जाए। और एनएफओ के जरिए जब पैसा आएगा तो निश्चित रूप से सारा का सारा पैसा एक साथ एक ही दिन में डिप्लॉय करने वाले नहीं, वो समय के साथ ही आप लोग भी डिप्लॉयमेंट करेंगे देखते हुए मार्केट की वैल्यूएशन और सिनेरियो को। एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है कि जब मार्केट में कई सारे मल्टी कैप अवेलेबल है, तो कोटक मल्टी कैप ही क्यों? इसके लिए कैसे आप इन्वेस्टर को कुछ मूल मंत्र देंगे कि वो कोटक मल्टी कैप में आए? मिश्रा जी, अगर आज आप देखें तो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है। जैसे किसी समय भारतीय क्रिकेट टीम में सहवाग, द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, वैसे ही आज बहुत सारे धुरंधर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग स्कीम्स चला रहे हैं। हमारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें हम एक चीज पे बहुत ध्यान रखते हैं कि हम उस तरह की कंपनी में निवेश करें जिसने बिजनेस सही हो, जिसका मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ चोरी नहीं करेगा, और एक कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले जिस दाम पे हम कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हम इसे अपनी बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। बाकी लोगों की भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस ही रहती है, बट जिस तरह से हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके तहत बहुतेक समय में हम अपने कस्टमर को वैल्यू एड कर सकते हैं। आज कस्टमर जब मुझे पैसा देता है तो उम्मीद यह है कि मैं बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे पाऊंगा। अपने ऊपर दिए हुए दायित्व को, विश्वास को, भरोसे को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। एंड आप हमारे स्मॉल कैप फंड को देखिए, मिड कैप फंड को देखिए या लार्ज कैप फंड को देखिए, इन तीनों फंडों ने आज की तारीख में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में और एसआईपी में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं निवेशकों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारी प्रोसेस और हमारी परफॉर्मेंस, ये दोनों को देख के हमें आपके भरोसे का या विश्वास का निवेश करिए। बहुत सही कहा नीलेश भाई आपने कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड के फ्रेटर्निटी के जरिए आपके फंड्स ने अभी तक परफॉर्म किए हैं हर कैटेगरी में, वो अभूतपूर्व है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे भी सोचते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस कोटक की तरफ से हमेशा मिलती रहेगी। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड से हट के एक बात पूछूंगा आपसे, चूंकि आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के उसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड अपनी देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा क्या दिख रही है अगले 5-10 वर्षों में, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के एंगल से उनकी दिशा और दशा क्या दिख रही है, कितना वेल्थ वो क्रिएट कर सकते हैं? मैं उसको कोई नंबर्स में बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर एक मोटा मोटी क्या लग रहा है कि क्या इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए अपने देश की इकोनॉमी को लेके, और फ्यूचर में किस तरह से व्यू उनको म्यूचुअल फंड के प्रति रखना चाहिए?
सो मिश्रा जी, जब हमने करियर की शुरुआत की थी 90 के दशक में, तब भारत की इकोनॉमी तकरीबन $200 बिलियन के आसपास थी। आज मोटा मोटा $3 ट्रिलियन के आसपास बनी है। हमें 200 बिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंचने में तकरीबन 3 दशक लगे, पर 3 बिलियन से 30 बिलियन पहुंचने में हमें शायद 3 दशक नहीं लगेंगे। हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सो जितनी वेल्थ हमने पिछले 30 सालों में की, उससे कहीं ज्यादा वेल्थ आने वाले 30 सालों में होगी, बिकॉज हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन होने में बहुत कम समय लगेगा कंपेयर टू प्रीवियस 30 इयर्स। अब दूसरी चीज है कि आप अपनी इकोनॉमी की तब्दीली को देखिए। 50, 60, 70 के दशक में हिंदी फिल्मों के विलन हमेशा ब्लैक मार्केटियर होते थे, चाहे कालीचरण देख लो, चाहे रोटी कपड़ा मकान देख लो। अब टेररिस्ट विलन होता है, बिकॉज ब्लैक मार्केटिंग अब मोटा मोटा खत्म हो गई। पहले फिल्मों में गाने आते थे महंगाई मार गई, अब महंगाई के ऊपर उतनी बात नहीं होती है। तो हम हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी से मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी बन गए, बिकॉज आरबीआई को हमने मैंडेट दिया है कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट करें। पहले हमारी सरकार 100 रुपए कमा के 110 रुपया खर्चा करती थी, और 10 रुपए का बर्डन हम अपने आने वाली पुश्तों पे देते थे। आज भी सरकार 100 रुपया लेके 106 रुपया खर्चा करती है पेंडेमिक के पहले। 10 के सामने 6 का खर्चा 40% कट डाउन था। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया। तो हमारी इकोनॉमी हाई फिस्कल डेफिसिट से मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रही है। अब ये कोविड-19 की वजह से सरकार को थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, बट हमने एफआरबीएम को छोड़ नहीं दिया है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया। तीसरा मिश्रा जी, आपको पता है 90 के दशक से पहले हम हवाला में डॉलर खरीदते थे जब कहीं बाहर जाना हो, बिकॉज ऑफिशियल चैनल से इतने कम डॉलर मिलते थे, उसमें तो आप जी ही नहीं पाते। आज की तारीख में मिश्रा जी हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये जो इफेक्ट लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हाई एफएक्स रिजर्व की तरफ हमने तब्दीली की है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पहले हमारे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी कम थी, पावर कट्स रेगुलर थे, हाईवे में बंबई से पूना जाना है तो ओवरनाइट जर्नी हो जाती थी, पोर्ट में सामान पड़ा रहता था और टर्न अराउंड टाइम काफी लंबा चलता था। आज की तारीख में भी मिश्रा जी हमारी जो गुड्स ट्रेन है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वो मैराथन में दौड़ने वाले लोग उससे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल पे पहुंच रहे हैं। अगर आपने वो डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वीडियो देखा हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डबल स्ट्रेक कंटेनर ट्रेन भाग रही थी। हाईवेज के ऊपर आप जाओ, देश के बहुतेक भाग में बड़ी तेजी से हम भाग रहे हैं। सिटीज कंजेस्टेड है, बट बाहर का हाईवे हमने अच्छा कर लिया। पावर जनरली अवेलेबल है, अगर कहीं पे कट है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, जनरेशन नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल पे आ रही है, और होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस कभी ना कभी बनेगी तो इकोनॉमी को फायदा होगा। पहले हमारी इकोनॉमी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी, हम हमेशा दुनिया से पीछे रहते थे। अब हमारी इकोनॉमी फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मिश्रा जी हम दुनिया से आगे हैं। एक मैगजीन था, कॉलोनियल मैगजीन, उसके रिपोर्टर को उन्होंने इंडिया भेजा। 3 साल इंडिया में रहा, उसे कुछ अच्छा नहीं दिखा, सब बुराई करता रहा, जी भर के बुराई की। अब इतनी अच्छी बुराई कर रहा था तो उसको प्रमोट करके फ्रांस भेज दिया गया। जब ये फ्रांस पहुंचे तो सबसे पहला ट्वीट उन्होंने क्या किया, जब मुझे भारत में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना था तो मैं इंस्टेंटली आईएमपीएस के थ्रू कर सकता था। इसी चीज को फ्रांस में मुझे 3 दिन लगते हैं। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
विकसित देशों के सामने अच्छा है। उसके तहत कितने यूनिकॉर्न ट्रिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज बन रही है। तो ये जो एक बदलाव हो रहा है भारत में, महंगाई के दर कम हो रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ रही है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित देशों के बराबर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई है, ये सारी चीजें निर्देश करती है कि आने वाले 30 साल भारत के लिए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे कंपेयर टू प्रीवियस 30 इयर्स। तो एक म्यूचुअल फंड निवेशक को मैं यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि आप भारत की ग्रोथ में भागीदार बनिए, आप अच्छी कंपनी में निवेश करिए और उसे एक समय दीजिए, सही अवधि दीजिए ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। इन 3 चीजों का आपको पालन करना है, अनुशासन करना है। एक बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए। आज भारत में करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अपने विश्वास को, अपनी आशा को, अपनी उमंगों को एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू किया है। प्रति महीने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उनकी बदौलत हमारे पास आता है। दूसरा है कि मतलब ये थोड़ी गुजराती कहावत है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, उतावरे आंबा न पाके, जल्दी में आम उगते नहीं है। आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई बंदा भगवान से कंप्लेन कर रहा है कि भगवान एक आम के लिए 12 साल क्यों वेट कराता है, इतना अच्छा मधुर फल है, आज लगाओ कल मिले वैसा कर देता। ये संसार का नियम है, नेचर का नियम है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज जल्दी से आम पकते नहीं है, खट्टे आम निकलेंगे। मधुर आम के लिए आपको थोड़ी समय देना पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। आज स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल में 100% रिटर्न दिया, इसलिए उसी में सारा पैसा लगाइए, ऐसी गलती मत करिए। हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलिए ताकि आप हमेशा महंगाई के दर से ज्यादा रिटर्न बना पाए। सो ये 3 चीजों का आप अनुशासन करिए, पालन करिए। आई एम श्योर ये आपको आर्थिक आजादी देने में मददगार बनेगा। थैंक यू नीलेश भाई, आपकी ये मूल मंत्र उम्मीद करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलेगा। हमारे दर्शक को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उस पर पालन भी करेंगे। और आपको यूं ही बीच बीच पे मैं थोड़ा तंग किया करूंगा कि आपकी बातें सुन के अपनी हिम्मत भी बढ़ती है और हमारे दर्शक और हमारे इन्वेस्टर्स की भी हिम्मत बढ़ती है कि म्यूचुअल फंड के साथ लगे रहो और यही म्यूचुअल फंड सही है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलेश, थैंक यू वेरी। यहाँ कुछ कह रहे थे नीलेश भाई आप? नहीं, बस यही कि यही समय है अब कि हम एसआईपी को लोगों के पास लेके जाए। पास्ट के रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं और जुलाई अगस्त के रिटर्न के साथ साथ मार्च 20 का रिटर्न भी देख भाई, नेगेटिव रिटर्न थे, वहां से यहाँ पहुंचे। अब की बार जब नेगेटिव रिटर्न होंगे तो एसआईपी टॉप अप करना, कभी न कभी ऐसे रिटर्न वापस दिखेंगे। वेरी ट्रू नीलेश भाई, एकदम आपने सही कहा कि वो याद रखना जरूरी है कि 2020 का मार्च भी आ सकता है इस वॉलेटिलिटी की किसी भी टाइम में, उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, मगर उस वक्त घबराए नहीं, इमोशनली वीक ना हो, वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करें, ये वे ऑफ लाइफ है, इसे मान के चलें। सो थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, आमर, अकबर, एंथोनी। ये बातें कही है नीलेश भाई ने, अभी आपने सुना कि किस तरह से मल्टी कैप फंड तीनों की तीनों चीज़ें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों की कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा क्रिएट करने की क्षमता भी है। निश्चित रूप से आपने इस फंड के बारे में समझा भी, जाना भी, मगर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो आप खुद ब खुद या तो इसकी ड्यू डिलिजेंस कर लें या अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठ के इसके बारे में जानें। क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ तो 2 डिस्क्लेमर देता हूँ। सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। एंड सेकेंडली, फिर से कहूँगा कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आई होगी और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ वो भी आप लोग को पसंद आ रही है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, इसे स्प्रेड करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ताकि आप तो खुद भी देख सकें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा भी सकें। मैं आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने की सोचता हूं। मगर आपके पास कोई फीडबैक, सजेशन है तो काइंडली आइए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुराने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो इकोनॉमी और मनी मैनेजमेंट के ऊपर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ है, उन्हें भी आइए और हमारे चैनल पे देखिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।